हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें कुछ नए टर्म्स है और कुछ नया कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या गिवन है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सवाल पढ़ लेते हैं। इसका सवाल है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आरसी बीम ऑफ एन आरसी बीम का डायमेंशन दिया है 250 क्रॉस 550 ओवरऑल। यहाँ पे आरसी बीम का ओवरऑल डेप्थ दिया है, ओवरऑल डेप्थ है और एक इफेक्टिव डेप्थ होता है और एक ओवरऑल डेप्थ होता है। इसके बारे में हम देखेंगे। फिर रेनफोर्समेंट इज 1521 स्क्वायर। यहाँ पे रेनफोर्समेंट का एरिया गिवन है एंड प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 फ्रॉम द बॉटम। अब ये कहाँ पे रखा हुआ है? बॉटम से 25 ऊपर रखा हुआ है। और इसमें गिवन है सिग्मा ऑफ सीबीसी परमेसिबल स्ट्रेस ऑन द कंक्रीट, इसकी वैल्यू गिवन है 7 न्यूटन पर स्क्वायर। इसके अलावा और गिवन है सिग्मा ऑफ एस टी गिवन है 140 न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, सवाल को एक बार और रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन आरसी बीम 250 क्रॉस 550 ओवरऑल। रेनफोर्समेंट इज 21 स्क्वायर एंड प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 फ्रॉम द बॉटम। सिग्मा ऑफ सीबीसी इज इक्वल टू 7 न्यूटन पर स्क्वायर। सिग्मा ऑफ एसटी इज इक्वल टू 140 न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले सवाल देखते हैं और सबसे पहला स्टेप होता है सवाल को सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप होता है क्या क्या गिवन है वो हमें लिख लेना होता है। तो इस सवाल में गिवन क्या क्या है? इसमें गिवन है आरसीसी बीम का बी गिवन है, आरसीसी बीम का ओवरऑल डेप्थ गिवन है, रेनफोर्समेंट का एरिया गिवन है और सिग्मा ऑफ सीबीसी गिवन है, सिग्मा ऑफ एसटी गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप है हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है जितने भी सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है डायग्राम ड्रॉ करना। और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर उसका अगला स्टेप होता है उसके साथ उसका स्ट्रेस डायग्राम बनाना। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम बनाना फर्स्ट स्टेप है, डायग्राम बनाना, फिर स्ट्रेस डायग्राम बनाना, फिर थर्ड स्टेप है एक्सी फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है अगर हमारे पास स्टील का एरिया गिवन है या फिर स्टील का नंबर गिवन है या फिर स्टील का डायामीटर गिवन है, स्टील के डायामीटर के साथ उसका नंबर गिवन है, तब हम वहाँ पे एक्स एक्चुअल निकालेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। फिर इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एक्सी ज़्यादा है या एक्स से ज़्यादा है। अगर इन दोनों में से ओवर एनफोर्समेंट आएगा या फिर अंडर एनफोर्स्ड आएगा या फिर बैलेंस सेक्शन आएगा, तीनों में से कोई भी आएगा। या तो ओवर एनफोर्समेंट आ सकता है हमारा सेक्शन, या तो बैलेंस्ड सेक्शन आ सकता है, या तो अंडर एनफोर्समेंट आ सकता है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि अगर हमारा जो सेक्शन है वो अंडर एनफोर्समेंट आ रहा है, अंडर एनफोर्समेंट है तो सबसे पहले फेल होगा हमारा स्टील। अगर ओवर एनफोर्समेंट है तो हमारा सबसे पहले जो फेल होगा वो होगा कंक्रीट। तो अगर कंक्रीट फेल होता है तो कंक्रीट फेल होगा अंडर ओवर एनफोर्समेंट में और अंडर एनफोर्समेंट में स्टील फेल होगा, इतना हमें पता है। उसके बाद देखते हैं कि कब हमें ओवर एनफोर्समेंट लेना है और एक्सी लेना है या एक्से लेना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर अंडर एनफोर्समेंट आता है तो उस केस में हमें एक्सी लेना है या एक्से लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन जो भी गिवन है वो देख लिए। इसके बाद इसका अगला स्टेप होता है डायग्राम बनाना। तो हमने सबसे पहले डायग्राम बना लिया, इसका बी गिवन है। सबसे पहले सवाल का डायग्राम बना लिए हम। अब इस सवाल में इसका डायमेंशंस गिवन है, बी गिवन है और डी गिवन है। ओवरऑल डेप्थ गिवन है। हमने देखा है या तो ओवरऑल डेप्थ दिया होता है या तो इफेक्टिव डेप्थ दिया होता है। इफेक्टिव डेप्थ को हम स्मॉल डी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दिया है ओवरऑल डेप्थ दिया है। और इसके अलावा इसने बोला है कि जो भी रेनफोर्समेंट है वो हमारा बॉटम से 25 ऊपर रखा गया है।
बॉटम से 25 mm ऊपर रखा गया है। तो यहाँ से हम अपना इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा? इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ माइनस क्लियर कवर। क्लियर कवर क्या होगा? जो भी हमारा रेनफोर्समेंट है, जो भी हमारा रेनफोर्समेंट है, जो भी हमारा रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट के बॉटम में, रेनफोर्समेंट के बॉटम में जितने कंक्रीट देते हैं उसको इन्वायरमेंटल कांटेक्ट से बचाने के लिए, इन्वायरमेंटल कांटेक्ट से बचाने के लिए कंक्रीट स्टील के बॉटम में या फिर स्टील के साइड में, स्टील जहाँ भी है स्टील के बॉटम में हो सकता है, साइड में हो सकता है या टॉप में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। स्टील के बाद उसे कवर करने के लिए, उसको कवर करने के लिए या फिर उसको इन्वायरमेंटल कांटेक्ट से बचाने के लिए उसमें कंक्रीटिंग कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं क्लियर कवर, उसको बोला जाता है क्लियर कवर। तो हमें कहीं भी इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना है और वहाँ पे क्लियर कवर की वैल्यू दिया है, तो ओवरऑल डेप्थ में से, तो ओवरऑल डेप्थ में से हम क्लियर कवर को माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। तो जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, वो हमारा सॉल्व होता है एज द इफेक्टिव डेप्थ। हमेशा हम लेते हैं इफेक्टिव डेप्थ, हमेशा हम लेते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो पहला स्टेप होगा डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाना जो कि गिवन है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है उसका स्ट्रेस डायग्राम बनाना, उसका स्ट्रेस डायग्राम बनाना है। फिर थर्ड स्टेप है, अगर हमें इफेक्टिव डेप्थ गिवन है तो कुछ नहीं, इफेक्टिव डेप्थ गिवन है तो डायरेक्टली एक्सी निकाल लेंगे। अगर हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ नहीं गिवन है, ओवरऑल डेप्थ गिवन है और क्लियर कवर गिवन है, तो सेकंड स्टेप हो जाएगा हमारा इफेक्टिव डेप्थ फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा गिवन है एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील गिवन है, एरिया ऑफ स्टील गिवन है। तो एरिया ऑफ स्टील गिवन है, एरिया ऑफ स्टील नहीं निकालना है। इसके बाद अगर एरिया ऑफ स्टील दिया है, एरिया ऑफ स्टील के अलावा एरिया ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है। एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे दिया हुआ है? हमारे पास बीम का डायमेंशंस दिया है। तो जो भी बीम का डायमेंशंस होगा, जो भी बीम का डायमेंशंस होगा बी और डी, बीम का जो भी डायमेंशंस हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट गिवन है, एरिया ऑफ स्टील गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है एक्सी फाइंड आउट करना, बैलेंस्ड क्रिटिकल, बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस, या फिर इसी को बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो बैलेंस्ड क्रिटिकल, बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस या फिर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना है हमें, अगला स्टेप है हमारा। इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं क्रिटिकल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, या इसी को बोलते हैं हम बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस। हम बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस स्ट्रेस डायग्राम में, इस स्ट्रेस डायग्राम में हम सिमिलर ट्रायंगल लगा करके, स्ट्रेस डायग्राम में सिमिलर ट्रायंगल निकाल करके हम एक्सी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल का जो बेस है वो है सिग्मा ऑफ सी बी सी। सिमिलर ट्रायंगल का ये वाले इस वाले ट्रायंगल का बेस है सिग्मा ऑफ एस टी अपॉन एम। एज अ मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो के टर्म से हम देखें कि जितना स्ट्रेस कंक्रीट के पास आ रहा है उतना ही अगर हम स्टील के टर्म्स में देखें, स्टील को अगर कंक्रीट के टर्म में देखें तो उसका स्ट्रेस कितना आएगा वो फाइंड करने के लिए हमारे पास मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो गिवन है। इस मॉडुलर रेशियो की सहायता से हम स्टील को, स्टील के स्ट्रेस को कंक्रीट के स्टील के स्ट्रेस को कंक्रीट के स्ट्रेस के फॉर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इसके इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सिग्मा ऑफ सी बी सी इक्वल टू सिग्मा ऑफ एस टी अपॉन एम, सिग्मा ऑफ सी बी सी इक्वल टू सिग्मा ऑफ एस टी अपॉन एम। अब न्यूट्रल एक्सिस हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एज ए सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं। इसका बेस कितना है? सिग्मा ऑफ सी बी सी। इसका बेस कितना है? सिग्मा ऑफ एस टी अपॉन एम। इसका डिस्टेंस कितना है? एक्स सी। इसका डिस्टेंस कितना होगा? ओवरऑल डेप्थ माइनस एक्स सी, ओवरऑल डेप्थ माइनस एक्स सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी। डी में से एक्स सी को माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से हम सिमिलर ट्रायंगल निकाल लिए। इस ट्रायंगल का बेस अपॉन इस ट्रायंगल का बेस इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का हाइट, सॉरी इस ट्रायंगल का हाइट एक्स सी, और देन इस ट्रायंगल का हाइट, नीचे वाले ट्रायंगल का हाइट डी माइनस एक्स सी।
अब इसमें हम देखते हैं कि सिग्मा ऑफ CBC की वैल्यू गिवन है 7, सिग्मा ऑफ ST की वैल्यू गिवन है, M की वैल्यू गिवन है सवाल में। इसके बाद 13.33 यहाँ पे आपको दिख जाएगा सवाल में ही, M का वैल्यू 13.33, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलर रेशियो। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा XC, सब कुछ पता है, सिर्फ एक अननोन है, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो यहाँ से हम XC डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, ये हो गया हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब हमारे पास स्टील की भी एरिया गिवन है, स्टील की एरिया गिवन है और कंक्रीट की भी एरिया गिवन है। तो यहाँ से हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं। उन एरिया के हिसाब से कौन ओवर स्ट्रेच्ड है और कौन सा अंडर स्ट्रेच्ड है, इसके अगर हमारे पास दोनों की एरिया गिवन है तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि कौन ओवर स्ट्रेच्ड है, किसकी मात्रा, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो पहले फेल नहीं होगा, जिसकी क्वांटिटी कम है वो पहले फेल हो जाएगा। तो इसी को हम ओवर एनफोर्स्ड या अंडर एनफोर्स्ड के टर्म्स में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देखते हैं। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं ये देख लेते हैं। ये डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन कैसे आएगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आता है हमारा एरिया मूवमेंट कैलकुलेट करके, एरिया मूवमेंट कैलकुलेट करके हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आ जाता है। अब देखते हैं कि वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे आता है। ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे आता है। यहाँ पे हमारा स्टील है। अब हम मूवमेंट लेते हैं, कौन सा मूवमेंट लेते हैं, एरिया मूवमेंट लेते हैं। ठीक है, एरिया मूवमेंट लेते हैं। तो एरिया मूवमेंट लेते हैं तो सबसे पहले इसके लिए देखेंगे, अगर हम कंक्रीट के लिए देखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर हम, जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है वो है, मान के चलते हैं कि x, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है x, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो गया हमारा x। अब इसके लिए मूवमेंट और इसके लिए मूवमेंट, दोनों मूवमेंट को इक्वेट करेंगे। दोनों मूवमेंट को इक्वेट करने के बाद हमारा जो आता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वो पॉइंट होता है जहाँ पे इक्वल मूवमेंट होता है। ठीक है, इक्वल मूवमेंट होता है, या फिर इक्वल एरिया मूवमेंट, इक्वल एरिया मूवमेंट, हम इक्वल एरिया मूवमेंट मेथड ही बोलते हैं इसको। इक्वल मूवमेंट एरिया से हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें, अगर हम इस स्टील के कंक्रीट वाले पार्ट के लिए देखें, तो कंक्रीट वाले पार्ट के लिए अगर मूवमेंट फाइंड आउट करें तो सबसे पहले फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फोर्स क्या होगा, सिग्मा ऑफ CBC स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया कितना होगा, B इंटू एक्स, B इंटू एक्स। इसके लिए एरिया कितना होगा, B इंटू एक्स, B इंटू एक्स। और मूवमेंट निकालेंगे कितना होगा, यहाँ से इसके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो इस न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो यहाँ से अगर हम देखें, तो ये कितना हो जाएगा, x/2। तो यहाँ से x/2 कर लिया। ठीक है, अब इसको हम इक्वेट कर दिए किसके, स्टील के मूवमेंट एरिया से। स्टील के मूवमेंट एरिया से कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ ST इंटू AST इंटू इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D माइनस एक्स। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा ऑफ CBC, इसका स्ट्रेस इंटू इसका एरिया B इंटू एक्स इंटू इसका मूवमेंट अगर हम निकालें तो इसके सेंट्रोइडल से लेकर के इसके न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस x/2। फिर उसके बाद स्टील का निकालेंगे। स्टील का कैसे होगा, सिग्मा ऑफ ST स्टील का स्ट्रेस और एरिया ऑफ स्टील इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से लेके हमारे स्टील के सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस D माइनस एक्स। अब हम सिग्मा ऑफ CBC को, अगर हम सिग्मा ऑफ ST को लिखें, अगर हम सिग्मा ऑफ CBC को स्टील के टर्म्स में लिखें या स्टील को सिग्मा ऑफ CBC के टर्म्स में लिखें, तो सिग्मा ऑफ CBC इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ऑफ ST अपॉन M। सिग्मा ऑफ CBC इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ऑफ ST अपॉन M। तो सिग्मा ऑफ CBC इक्वल टू सिग्मा ऑफ ST अपॉन M रखेंगे, सिग्मा ऑफ ST अपॉन M रखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो सिग्मा ऑफ ST और सिग्मा ऑफ ST दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा और ये M इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें सिग्मा ऑफ CBC होगा, अगर इसका डेरिवेशन पे जाएं तो इसका सिग्मा ऑफ CBC हो जाएगा और यहाँ पे सिग्मा ऑफ, इस M के जगह पे सिग्मा ऑफ ST हो जाएगा। तो सिग्मा ऑफ ST को हम लिखे हैं सिग्मा ऑफ CBC इंटू
एम, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों साइड से सिग्मा ऑफ सी बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा न्यूट्रल एक्सिस का, तो न्यूट्रल एक्सिस का जो इक्वेशन बचेगा वो हो जाएगा बी इंटू एक्स बाई टू इक्वल टू एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमें फाइंड आउट करना है, बी पता है, मॉडुलर रेशियो पता है, एरिया ऑफ स्टील पता है, न्यूट्रल इफेक्टिव डेप्थ पता है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स। तो यहाँ से हमें एक्स निकल जाएगा, एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा हमारा, एक इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन को आप कैलकुलेटर में रखोगे, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्टली यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की दोनों में कंपेयर करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो हमारे पास ये देखते हैं कि जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारा ग्रेटर देन है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। तो इसको अगर हम डायग्राम के टर्म से समझें तो ऐसा कुछ समझ सकते हैं, जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो ज़्यादा है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो ज़्यादा है, मतलब कि ये हमारा हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा है, तो एक्स ए हो गया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस नीचे शिफ्ट हो गया, अगर ये नीचे शिफ्ट हो गया तो ये, अगर हम इन दोनों को अगर मिलाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो अंडर स्ट्रेस्ड है, जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो अंडर स्ट्रेस्ड है, और जो हमारा कंक्रीट है वो फुल स्ट्रेस्ड है, अपने परमेसिबल लिमिट तक स्ट्रेस्ड है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्टील है ओवर रेनफोर्स्ड है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओवर रेनफोर्स्ड है, ओवर रेनफोर्स्ड है। तो ओवर रेनफोर्स्ड है हमारा सेक्शन, तो फेल कौन होगा, पहले पहले फेल होगा हमारा कंक्रीट। तो कंक्रीट किस में फेल होगा, कंक्रीट फेल होगा कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन में हम फेल मान के चलेंगे और कंप्रेशन में फेल मान के चलेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स से ग्रेटर देन एक्स सी, तो यहाँ से हमारा जो सेक्शन है वो ओवर रेनफोर्समेंट हो गया। ओवर रेनफोर्समेंट क्यों हो गया ये हम देख लिए। फिर इसके बाद देखेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस पे निकालेंगे, या तो कंक्रीट फेल होगा पहले या तो स्टील फेल होगा। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसको लेके चलेंगे, जो पहले फेल होगा, जो पहले फेल होगा उसको हम लोग फेल मान के चलेंगे, क्योंकि जो चीज़ पहले फेल हो जाता है वो हमेशा पहले फेल हो जाएगा, और बाद वाला चीज़ को अगर लेके चलेंगे तो अगर जो बाद में फेल होता है अगर हम उसको एज अ डिज़ाइन लेके चलें तो हमारा स्ट्रक्चर है वो समय से पहले ही फेल हो जाएगा, तो हमारा जो डिज़ाइन होगा वो अनसेफ हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी डिज़ाइन करते हैं तो जो पहले फेल होता है उसको हम फेलियर स्ट्रेंथ उसकी मान के चलते हैं। तो ओवर रेनफोर्स्ड हो गया तो रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे फेल पहले होगा हमारा, रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फेल होगा कंक्रीट, और कंक्रीट किस में फेल होगा, कंप्रेशन में फेल होगा। तो कंप्रेशन में फेल हो जाएगा तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कंप्रेसिव फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ सी बी सी इंटू हाफ इंटू एरिया, ये हो जाएगा उस ट्रायंगल का एरिया, इंटू डी इंटू एक्स, डी माइनस एक्स बाई 3। यहाँ से हम जेड भी फाइंड आउट करने सीखे हैं, जेड फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लीवर आर्म, ये हो गया हमारा फोर्सेस, ये हो गया हमारा एरिया, ये हो गया हमारा स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया एरिया, ये हो गया डिस्टेंस। तो ये दोनों मिला के हो गया हमारा फोर्स, स्ट्रेस इंटू एरिया हो गया फोर्स, और यहाँ से हमारा हो गया डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस को हम बोलते हैं मूवमेंट। इसको हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल रहे हैं एज ए टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सिग्मा ऑफ सी बी सी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम सारे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे एक्स कौन सा रखना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस रखना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस रखना है, ठीक है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हम फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा, यहाँ पे हम कंक्रीट को फेल लेके चल रहे हैं, हमारा जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कभी भी निकालेंगे तो वो होगा हमारा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, एक्स सी की वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्स सी रखेंगे, अगर एक्स ए की वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस वैल्यू को हम रखेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस वैल्यू को हम रखेंगे, ताकि जो हमारा मूवमेंट है वो कम से कम आए, और हम लोग मान के चलें कि वो कम में ही फेल हो जा रहा है, कम से कम आएगा। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा रखोगे उतनी ही वैल्यू कम आएगी, ओवरऑल वैल्यू। इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसको माइनस करोगे तो इसकी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा एक्चुअल अगर ओवर रेनफोर्समेंट है,
ओवर एनफोर्समेंट है तो एक्स रखेंगे, अंडर एनफोर्समेंट है तो एक्स ही रखेंगे, मतलब जो भी ज़्यादा रहेगा उसकी वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद हमारा वैल्यू आएगा। अब इसको न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में आएगा, न्यूटन पर एम एम आएगा, न्यूटन पर एम एम को किलो न्यूटन मीटर रखे हैं यहाँ पे, 10⁻⁻⁶ कर दोगे तो इस यूनिट में हमारा वैल्यू आ जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को।